हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पे बात कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री की, पृष्ठीय रसायन की, और जिसके अंतर्गत मैंने आपको समझाया था कि पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। मैंने अधिशोषण आपको समझा दिया था, ठीक है। अधिशोषण के जो टाइप्स थे, प्रकार थे, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है ठोस अधिशोषक पर गैसों का अधिशोषण। मतलब जो सतह है वो तो सॉलिड है और इसके ऊपर गैस के अणु अधिशोषित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अधिशोषक तो ठोस हैं और अधिशोषित हैं वो गैस के अणु हैं, और हम यहाँ पे इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो आर यू रेडी? आराम से पढ़ना बेटा, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट समझ के। आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ में आने वाली है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारकों में पहला पॉइंट है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, द नेचर ऑफ गैस। गैस क्या है बेटा? अधिशोष्य है, ठीक है। तो गैस की प्रकृति अधिशोषण की मात्रा को कैसे प्रभावित करती है, देखिए। देखो, गैसों को हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है, जैसे CO2, अमोनिया, SO2, ठीक है, HCl। तो एक तो वो गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है, और एक वो गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती है, जैसे N2O2, H2। ओके, ठीक है बेटा। तो गैस किस पृष्ठ द्वारा अधिक अधिशोषित होगी, या कौन सी गैस ज्यादा अधिशोषित होगी? वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, ठीक है, ठोस पृष्ठ द्वारा आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैसों की अपेक्षा अधिक अधिशोषित होती है, ठीक है। तो जो गैसें आसानी से लिक्विड फॉर्म में आती हैं, द्रव अवस्था में आती हैं, वो इजी वे में अधिशोषित होती है ठोस पृष्ठ द्वारा। जैसे देखिए, मैं यहां पे एक एग्जांपल भी लिख देता हूं। CO2 से कम अधिशोषित होगी अमोनिया से कम अधिशोषित होगी HCl से कम अधिशोषित होगी CO2 से कम अधिशोषित होगी मीथेन से कम अधिशोषित होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे कम अधिशोषित होगी N2, और सबसे कम अधिशोषित होगी H2। तो यह है गैसों के अधिशोषण की क्षमता, ठीक है। तो यहां से लेकर ये गैसें जो है आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है, द्रवित हो जाती हैं, और ये गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, यहां उच्च दाब और निम्न ताप की, अत्यधिक उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होती है। इस कारण से तो वे गैसें जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है, द्रवित हो जाती हैं, आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैसों की अपेक्षा अधिक अधिशोषित होती है। अब गैस का अधिशोषण डिपेंड करता है बेटा क्रांतिक तापमान पर। क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो आपको फिजिक्स में भी आता है और यहां भी है, ठीक है। और जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही आसानी से द्रवित हो जाएगी। तो क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं किसको है? किसी भी गैस का वह न्यूनतम ताप जिस पर उसे द्रवित नहीं किया जा सकता हो, चाहे दाब कितना ही लगा दिया जाए। मैं वापस से रिपीट करता हूं, समझना इस चीज को। किसी भी गैस का वह न्यूनतम ताप जिस पर उसे द्रवित नहीं किया जा सकता हो, चाहे दाब कितना ही लगा दिया जाए, उस ताप को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, समझाना चाहूं, तो यहां देख लीजिए, इस पात्र में ये गैस है ना बेटा, ये इस पात्र के अंदर ये गैस भरी हुई है, ठीक है। और अब मैं यहां पे ऊपर से टेम्परेचर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। देखना बेटा, माना कि 273 केल्विन ताप पर तो ये गैस है। अब गैस को द्रव में चेंज करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैंने ये टेम्परेचर कर दिया 272 केल्विन। 272 पे ये क्या द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि 273 तक तो ये गैस ही है, 272 पर ही ये लिक्विड में चेंज होती है। तो न्यूनतम ताप कौन सा हो गया जिसपे वो गैस अवस्था में? 273। तो 273 केल्विन इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रांतिक ताप है। बात समझ में आ गया आपको? चलो जी, अब हम आगे की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, अब हम सेकंड पॉइंट की यहां पे बात करते हैं, वो है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड पॉइंट है बेटा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, ठीक है,
गैसों का अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, जब भी हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में धातु यूज में लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो धातु की जगह हम धातु का चूर्ण काम में लेते हैं, चूर्णित फॉर्म में मेटल काम में लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी। जैसे मैं अक्सर समझाता हूं आपको कि अगर आप यहाँ पर इस पात्र में चौक का टुकड़ा डालोगे तो चौक इतने से ही पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक्वायर्ड करेगा, लेकिन अगर आपने इसको चूर्णित फॉर्म में डाला है तो ये बहुत सारा एरिया कवर करेगा, तो उस पूरे एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस लिक्विड का या उस रंग का अधिशोषण होगा। ठीक है बेटा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे जैसे इंक्रीज होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और एकांक क्षेत्रफल द्वारा जब अधिशोषण होता है तो उसे विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। और धातुएं अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, तो इसका भी एक क्रम है, ये भी ध्यान रखना, पीडी, पीटी, एयू और निकल। इन धातुओं की निश्चित मात्रा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका ऑर्डर है कि पीडी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, देन पीटी का, फिर एयू सोना का, और फिर निकल का। ठीक है, तो अब अधिशोषक की मात्रा के लिए हम पीटी, पीडी, निकल ज्यादा यूज में लेते हैं। उसका कारण है क्योंकि इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। तीसरा बेटा दाब का प्रभाव, दाब देखिए प्रेशर। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ठीक है, तो जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की जो मात्रा है वो क्या होती, बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, सिर्फ ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना है। यहां पे मैं एक चित्र द्वारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। सपोज कीजिए कि ये पृष्ठ है ना, और यहां ऊपर गैस है। अगर मैं यहां पे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये गैस के अणु क्या होगा, इस पृष्ठ के अंदर जाएंगे। कितना जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब अंदर अणुओं की सांद्रता ऊपर वाले अणुओं की सांद्रता के बराबर हो जाएगी, फिर यही अणु ऊपर प्रेशर अप्लाई करने लगेंगे, फिर क्या होगा, दाब कितना ही लगा लो अधिशोषण होगा ही नहीं। बस ये चीज समझनी है आपको। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं अधिशोषण की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है, और उसमें जो ग्राफ में यहाँ पे ये जो प्लॉट करूंगा उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए x/m समानुपाती p, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। x/m क्या है बेटा, गैस की मात्रा, ये गैस का अंश। ठीक है, और p क्या है, प्रेशर है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं x/m और p के बीच में, तो दाब बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और ऊपर जाके क्या होती है, स्थिर हो जाती है। स्थिर होना ये वो उच्चतम दाब है जहां पर अधिशोषण सबसे ज्यादा होता है, और इसे बोलते हैं पीएस, मतलब संतृप्त दाब या अति संतृप्त दाब, क्योंकि इसके बाद कितना ही प्रेशर अप्लाई करो फिर अधिशोषण नहीं होगा। तो वह उच्चतम दाब जिस पर, या वह अधिकतम दाब जिस पर अधिशोषण की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, उसे बोलते हैं संतृप्ति दाब, पीएस, मतलब इसे हम बोल देते हैं संतृप्ति दाब। ठीक है, इसे बोलते हैं संतृप्ति दाब। ओके बेटा, तो यह x/m अधिशोषण की मात्रा जो आपके सामने है। चलो भाई, इसके बाद मैं यहां पे बात करता हूं ताप का प्रभाव। फोर्थ पॉइंट है मेरा। देखो आपको समझ में आ रहा है, सारी चीजें एक एक चीज एक एक लाइन है ना, और ये सारे के सारे चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, तो आप अगर समझते हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। देखिए अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक अधिशोषण होता है बेटा, और एक रासायनिक अधिशोषण होता है। दोनों अधिशोषण क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पर ही जो ताप का प्रभाव है वो क्या होगा, अलग अलग ही लगेगा। ठीक है, तो इस छोटी सी चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। सामान्यतः अगर हम देखें कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, क्योंकि ताप के इफेक्ट में जो अणु हैं वो पृष्ठ को छोड़कर चले जाते हैं, तो अधिशोषण घटेगा ही घटेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम यहाँ बात करें और ग्राफ प्लॉट करें ये टेम्परेचर और x/m के बीच में, तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की जो मात्रा है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। बट ये है केवल भौतिक अधिशोषण के लिए, क्योंकि भौतिक अधिशोषण जो है वो विशिष्ट नहीं होता है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य के कण उस पृष्ठ पर वांडरवाल या दुर्बल बलों द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो आसानी से पृष्ठ छोड़कर चले जाते हैं थोड़े से टेम्परेचर पे। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है।
रासायनिक अधिशोषण की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रासायनिक अधिशोषण में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पहले अधिशोषण बढ़ता है और फिर बाद में घटता है। तो अगर मैं यही ग्राफ खींचता हूं किसके लिए बेटा, ये x/m और ये t केमिकल रासायनिक अधिशोषण के लिए, तो पहले तो ये बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है और फिर घट जाता है निश्चित तापमान पर। तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो है भौतिक अधिशोषण के लिए और ये वाला जो ग्राफ है वो है रासायनिक अधिशोषण के लिए। दोनों के दोनों ग्राफ आपके सामने हैं, वो भौतिक के लिए है बेटा और ये रासायनिक अधिशोषण के लिए है। तो दोनों चीजें हैं, आपको समझ में आ रही होगी, दिखाई भी दे रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास है अधिशोषक का सक्रियण, 5वां पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक क्या होता है, पृष्ठ होता है। अब देखिए आप, पृष्ठ जितना ज्यादा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, या मैं कहूं पोरस होगा, खुरदरा होगा, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। चिकने पृष्ठों द्वारा अधिशोषण बहुत ही कम होता है, खुरदरे और सरंध्र पृष्ठ द्वारा अधिशोषण ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम पृष्ठ को किस तरह से चिकना बना सकते हैं, पोरस बना सकते हैं, उसके भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको यही समझाता हूं कि खुरदरे वो सरंध्र पृष्ठों द्वारा चिकने पृष्ठों की अपेक्षा अधिशोषण अधिक होता है। ठीक है, अब पृष्ठ को किस तरह से आप सक्रिय बना सकते हो। ठीक है, तो पहला है यांत्रिक विधियों द्वारा। बहुत सारी यांत्रिक विधियां हैं हमारे पास, तो यांत्रिक विधियों द्वारा हम यहां पे पृष्ठ को सक्रिय बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरे पास यहां पे सेकंड, पृष्ठ को चूर्णित करके। अगर हम पृष्ठ को चूर्णित कर दें, है ना, चूर्ण अवस्था में चेंज कर दें, तो यहां पर उसको आराम से अधिशोषण के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और तीसरा है मेरे पास यहाँ पे कि छिद्रों में या उस सरंध्र में पहले से ही उपस्थित अशुद्धियों को हटाकर, तो अगर हम यहाँ पे उस नारियल चारकोल या किसी भी पृष्ठ को हीट दे दे, गर्म कर दें, तो उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं गैसों की वो बाहर निकल जाएगी और वो पृष्ठ जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो क्रियाशील हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले से उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके, अशुद्धियों को हटाकर हम यहां पर किसी भी पृष्ठ को अधिशोषण के लिए, सक्रियणता के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं या उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके 5 पॉइंट है। अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास वो है दाब का प्रभाव, नहीं उसमें इसके बाद है अपने पास अधिशोषण समतापी। ठीक है बेटा, ये पूरे 5 पॉइंट है। नेक्स्ट है मेरे पास अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी, और इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आएगा बेटा, इसका नाम है फ्राइडलिक। ठीक है, फ्राइडलिक समतापी वक्र। तो हम यहां पे बात करेंगे फ्राइडलिक की, फ्राइडलिक समतापी वक्र या अधिशोषण वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक फ्राइडलिक ने क्या किया कि दाब के प्रभाव को एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे हम दाब इंक्रीज करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है। मतलब कि x/m, इसको हम बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा। ठीक है, और आपको पता है P तो होता है दाब, प्रेशर। तो उसने गैस के अधिशोषण की मात्रा x/m, वो P दाब के मध्य ग्राफ खींचा, वो ग्राफ खींच के निम्न प्रेक्षण दिए। उसने 3 प्रेक्षण दिए कि दाब की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, दाब की उच्चतम अवस्था में क्या होता है और दाब की मध्यवर्ती अवस्था में क्या होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक टाइम आता है कि आप दाब कितना ही लगा दो, अधिशोषण होना ही बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाएंगे। जितने अणु उस पदार्थ के अंदर होंगे उतने ही अणु अगर बाहर हैं, तो दोनों ही बराबर से दाब लगाएंगे, तो वहां पे अधिशोषण क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए उसने ये 3 अवस्थाएं हमें समझाई। किसने, वैज्ञानिक
फ्राइडलिक ने। तो उसने एक ग्राफ खींचा जिसको मैं अलग अलग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ग्राफ ये था आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे ये 0, ये प्रेशर, ये x अपॉन m, ठीक है बेटा, x अपॉन m, और ये रहा हमारा पूरा ग्राफ। ये है दाब की प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में x अपॉन m का मान होता है p के समानुपाती, ठीक है। और ये है उच्चतम अवस्था, है ना, ये इनिशियल उच्चतम अधिकतम दाब पर क्या होता है, x अपॉन m समानुपाती p घात, मतलब स्थिर दाब के समानुपाती होता है। और ये है दाब की माध्यमिक अवस्था, और माध्यमिक अवस्था में x अपॉन m समानुपाती दाब की 1/n घात के समानुपाती होता है। 3 बिंदु उसने कहे थे, और हम तीनों ही बिंदु को अलग अलग करके धीरे धीरे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा था, फर्स्ट पॉइंट, पहले निम्न दाब पर, उसने कहा निम्न दाब पर, पहला पॉइंट उसने कहा निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, ठीक है बेटा। उसका फर्स्ट पॉइंट था अधिशोषण की मात्रा x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p दाब के समानुपाती होती है। तो हम यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन m बराबर kp, ठीक है। k को हम यहाँ पे कांस्टेंट बोलते हैं, k बराबर क्या है बेटा, यहाँ पे स्थिरांक, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट उसने कहा उच्च दाब पर या दाब की उच्च अवस्था में, उच्च दाब पर अगर हम यहाँ पे बात करें, उच्च दाब पर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब की 0 घात के समानुपाती होता है ना। और हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x अपॉन m बराबर k डॉट p नोट, और यहाँ पे p बराबर हम लिख सकते हैं स्थिर दाब, ठीक है बेटा। ये सेकंड अवस्था है। अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा समझने के लिए। फिर मैं यहाँ बताता हूँ तीसरी पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिससे हम यहाँ ग्राफ वगैरह सब कुछ प्लॉट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दाब की माध्यमिक अवस्था में या मध्यम दाब दाब की माध्यमिक अवस्था में हम बात करते हैं कि x अपॉन m समानुपाती होते हैं दाब की 1/n घात के, ठीक है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x अपॉन m बराबर k डॉट p की घात 1/n। इसको देता हूं मैं, सबको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये आपके सामने है, देख लीजिए, निम्न, उच्च और माध्यमिक दाब की अवस्था में तीनों चीजें आपके सामने है। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा किसी प्रकार की। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें, है ना। चलो मैं जगह नहीं है इसलिए इसको रख कर देता हूं। ये समीकरण नंबर 3 है, x अपॉन m बराबर k डॉट p 1/n, ठीक है। समीकरण नंबर 3, दोनों ओर लोग लेने पर, ठीक है। तो लोग ले लेते हैं बेटा अपन यहाँ पे दोनों ओर। अगर हम यहाँ पे दोनों ओर लोग लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा, लोग x अपॉन m बराबर लोग के प्लस घात आगे जाएगी लोग p। यह है फ्रेंडलिक समतापी समीकरण, इसको हम समीकरण नंबर 4 का नाम देते हैं, ठीक है। देख लो बेटा, कुछ ही नहीं किया मैंने, समीकरण नंबर 3 का लोग लिया, लोग x अपॉन m लोग के, और लोग घात आगे जाएगी 1/n और लोग p, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। अब हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है, लोग x अपॉन m और लोग p के मध्य यहाँ पे, जिसे हम फ्रेंडलिक समतापी वक्र का नाम देंगे, ठीक है। तो लोग x अपॉन m और लोग p के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सीधी रेखा आता है जिसका जो ढाल है वो है 1/n, और ये लोग के उसका क्या है, अंतखंड, और इसी को हम नाम देते हैं फ्रेंडलिक समतापी वक्र, फ्रेंडलिक समतापी समीकरण का नाम देते हैं इसको, ठीक है। ये फ्रेंडलिक समतापी समीकरण है।
जो कि आपके सामने है, और ये पूरा अधिशोषण जो आपको समझना भी है ना, और इस टॉपिक से रिलेटेड बात भी करनी है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास सबके पास मेरे फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इजी वे में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, प्लीज आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए।